साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनी आवाज़ चैनल पर। दोस्तों हमारी बात आ रही है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा है समास। समास से पहले हमने वर्ण विचार, उच्चारण स्थान, संधि आदि की बात कर ली है और समास में हमने अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास अलग अलग आराम से बात कर ली है और शुरू कर रहे हैं द्वंद्व समास। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो की सूचना, सभी वीडियो की सूचना जो भी है न्यूज़ आदि की सूचना वो आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों द्वंद्व समास शुरू कर रहे हैं। आपको पता है यहाँ पर 15, 20, 25 मिनट का आपको वीडियो मिलेगा। वो वीडियो आपको यहाँ पे देखना है और उसके बाद बुक से तैयार करना है। वो बुक्स में पढ़िए वही टॉपिक बाद में और उसके उदाहरण देकर ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करना, क्योंकि दोस्तों जब तक आप खुद समझने की कोशिश नहीं करेंगे आपके समझ में नहीं आएगा। क्लियर है दोस्तों? आप चाहे कितने वीडियो देख लो और देख लो, कहीं भी नोट्स पढ़ लो, खुद एक बार वीडियो से समझ लिया कि ये द्वंद्व समास क्या है, कि यहाँ पर दोनों पदों की प्रधानता होती है और समास वगैरह करने पर च का प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये आपको बात पता है, लेकिन उसके बाद आप बुक से दोबारा पढ़िए, वो आप उदाहरण देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आपके वो दिमाग में बैठेगा। तभी आप परीक्षा में जब उदाहरण आएंगे तो आप उनको देखते ही सही कर पाएंगे। इसलिए मेरा बार बार मैं यही कहता हूँ कि आप बुक से भी तैयार करें, समझने की कोशिश जरूर करें। तो द्वंद्व समास शुरू कर रहे हैं। अलग तरीके से समझने की कोशिश करना। द्वय एंड द्वय, द्वय एंड द्वय। हमने बात की समास में प्रधानता के आधार पर 4 भेद होते हैं। जहाँ पर पहला पद प्रधान होता है वहाँ अव्ययी भाव, द्वितीय पद प्रधान होता है वहाँ पर तत्पुरुष, और जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ होता है द्वंद्व। अब ये यहाँ पे आप देखिए, इसका भी नाम द्वय, इसका भी नाम द्वय। अब मतलब दोनों तरफ बराबर है, इस तरह से आप सब याद रख सकते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है? जहाँ पर दोनों तरफ समान होता है, मतलब द्वय और द्वय, मतलब दोनों तरफ प्रधानता होती है, दोनों पदों की प्रधानता होती है, दोनों शब्दों की एक समान प्रधानता होती है, वहाँ होता है द्वंद्व समास। दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि दो शब्दों के मिलने से समास होता है, और जहाँ पर दो शब्द मिलते हैं और दोनों एक तरफ दोनों अपने अपनी प्रधानता रखते हैं वहाँ होता है द्वंद्व समास। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। द्वय और द्वय दोनों तरफ आ गया तो मतलब दोनों पदों की प्रधानता समान है, वहाँ होता है द्वंद्व समास। अब बात कर लेते हैं इसके भेदों की। किस प्रकार से उदाहरण पूछते हैं अलग अलग भेदों के आधार पर, इसके उपभेद कितने हैं द्वंद्व समास के, वहाँ से सवाल बनते हैं। द्वंद्व समास के उपभेद हैं 3। कितने हैं? 3। पहला है इतरेतर। पहला कौन सा है? इतरेतर द्वंद्व। ठीक है। दूसरा समाहार, दूसरा समाहार द्वंद्व समास। ठीक है। और तीसरा है एक शेष द्वंद्व। इतरेतर, समाहार और एक शेष। यहाँ पर दोस्तों अगर आप आज तक आपके ये कन्फ्यूज रहा है, तीनों मिक्स में होते हैं, तो अब आपके मिक्स नहीं होगा, कभी भी आराम से समझ में आएगा। और परीक्षा में पूछ भी ले कि इसमें कौन सा समास है द्वंद्व समास में से, तो आप अलग से उपभेद भी आराम से सही कर पाओगे। अब इन 3 उपभेद कितने हो गए? 3, इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। अब हम तीनों की अलग अलग बात करेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे किस प्रकार से सवाल पूछते हैं, वो सभी बातें हम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इतरेतर द्वंद्व समास। पहला उपभेद क्या है? इतरेतर। इसका देखिए, संधि विच्छेद कीजिए। इतर धन इतर बराबर इतरेतर, गुण संधि। ठीक है। इतर और इतर मतलब जहाँ पर दोनों की अलग अलग प्रधानता होती है वहाँ होता है इतरेतर द्वंद्व समास। अब कैसे? देखिए, अब इसका सामासिक पद बनाइए। सामासिक पद बनाएं तो किस प्रकार से बनाना है, और समास विग्रह करें तो कैसे बनाना है। जैसे शब्द आ गया राम कृष्ण, राम कृष्ण, ये आ गया। अब इसका समास विग्रह करना है तो किस प्रकार करें? देखिए, समास विग्रह करें तो दोनों शब्दों के साथ, हमेशा दोनों शब्दों के साथ च लगाना है। च का मतलब क्या होता है? और। क्या होता है? और। समास विग्रह करें दोनों की प्रधानता राम और कृष्ण। ठीक है। तो समास विग्रह करें प्रथमा विभक्ति में करना है। राम शब्द जो है पढ़ा था हमने शब्द रूप प्रथमा विभक्ति, तो राम है, एक वचन है राम तो राम है। च कृष्ण है, च। इस प्रकार से इसका समास विग्रह होगा। अब दोस्तों अब समास विग्रह ऐसे आ जाइए, इस प्रकार से परीक्षा में आ जाइए कि राम है च कृष्ण है च, इसका सामासिक पद बनाइए। सामासिक पद क्या होगा तो हमें किस प्रकार करना है? देखिए, राम और कृष्ण कितने हैं? 2 हैं। तो इसका सामासिक पद बनाएं तो उस सामासिक पद में भी द्विवचन का प्रयोग करना है। यहाँ पे देखिए, राम कृष्ण,
और अंतिम जो पद होता है अंतिम, उसमें द्विवचन का प्रयोग करना है। ये मूल शब्द लिखा आगे और उसमें कर दिया द्विवचन। और यहाँ पे यदि 3 आ जाए, रामय च, कृष्ण च, लक्ष्मण च, इस प्रकार से यदि 3 शब्द आ जाए तो क्या करना है, अब द्विवचन तो होगा नहीं, क्या होगा, बहुवचन होगा। तो क्या करना है हमें, राम लिखा, कृष्ण लिखा, कुछ नहीं, मूल शब्द लिखना है केवल। और जो अंतिम है इसमें क्या करना है, बहुवचन का प्रयोग करना है। लक्ष्मणः, क्या करना है, रामाय रामौ, रामः तो लक्ष्मणः। ठीक है, यहाँ पे 2 थे इति दीर्घ, तो रामकृष्ण हो गया, द्विवचन हो गया, रामाय रामौ, कृष्ण हो गया। ठीक है, इस प्रकार से यदि 3 हो गए, 4 हो गए तो भी क्या करना है, 3 क्या यहाँ पे नाम लिखिए और अंतिम में क्या करना है, बहुवचन का प्रयोग करना है। इस प्रकार से समासिक पद बनाने हैं और इस प्रकार से सभी के च लगाकर समास विग्रह करना है। अब कुछ उदाहरण देख के समझने की कोशिश करना दोस्तों। पहला उदाहरण देखिए, जिस प्रकार से मैंने बताया है किस प्रकार से समास विग्रह करना है और किस प्रकार से समासिक पद बनाना है, वो आराम से देखना। शब्द आ गया लाभा लाभौ। अब इसका समास विग्रह पहले इसका अलग अलग कीजिए, संधि विच्छेद की तरह करके देखिए। यहाँ पे देखिए लाभ और यहाँ पे क्या है, लाभ धन अलाभ, लाभ धन अलाभ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए और ए मिलकर आ हो गया तो लाभा लाभो हो गया। ठीक है, इसमें भा बन गया। यहाँ पे देखिए लाभ और अलाभ शब्द हैं। समास विग्रह करते समय क्या करना है, प्रथम व्यक्ति एक वचन में लेगा लाभ है च और अलाभ है च, लाभ और अलाभ। इस प्रकार से इसका समास विग्रह करना है दोनों में, उसके बाद च लगा देना है। ठीक, अब यहाँ पे इसी प्रकार सुर और असुर, सुर और असुर, देवता और राक्षस, इसका समास विग्रह उसी प्रकार करना है। सुर है, पुल्लिंग है तो सुर है च और असुर च, इस प्रकार से समास विग्रह। लता रमे, अब यहाँ पे देखिए स्त्रीलिंग आ गया है। हमने बात की थी शब्द रूप में आक्रांत स्त्रीलिंग की, लता लते लता, लताम लते लता। मैंने पहले भी कहा था शब्द रूप आपको याद करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने हैं, लता और रमा 2 है। ठीक है, तो अब लता में द्विवचन क्या होता है, लता लते, तो यहाँ पे देखिए अंतिम में लगानी है तो रमा में लगा दिया, रमे हो गया, 2 हैं। तो अब इसका समास विग्रह करने तो क्या करें, लता एक वचन, ठीक है, च रमा च, इस प्रकार से समास विग्रह। अब इसका सामासिक पद पूछिए, इस प्रकार से परीक्षा में आ जाए, यदि समास विग्रह दिया हुआ आ जाए उसको समास विग्रह सामासिक पद पूछिए तो क्या करना है, लता आगे लिखा और इसमें 2 हैं तो द्विवचन लगा देना है, और एक नाम और आ जाए जैसे पुष्पा आ जाए तो यहाँ पे बहुवचन लगा देना है। तो यहाँ पे आ गया लता रमे। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आ जाए, सरला च, कमला च, पुष्पा च, 3 आ गया मतलब बहुवचन आएगा। 2 तो है नहीं, 2 से ज़्यादा कितने हो बहुवचन। ठीक है, तो सरला, कमला और पुष्पा 3 है, तो इसमें बहुवचन लगाना है। तो क्या करना है, बहुवचन लगाने के लिए इन दोनों नामों को मूल शब्द में लिखना है, सरला, ठीक है, कमला। अब यहाँ पे पुष्पा में है बहुवचन का प्रयोग करना है, उसमें बहुवचन हो जाएगा पुष्पहा, लता लते लताहा। ठीक है, तो पुष्पा। इस प्रकार से सामासिक पद बनाना है। अब यहाँ पे देखिए, कंदम च, फलम च, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, फल और कंद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंदम च, फलम च, समास विग्रह दिया हुआ है और इसका सामासिक पद बनाना है। तो क्या करना है हमें, पहला वाला मूल लिखा कंद, क्या लिखा, कंद। अब यहाँ पे देखिए फल, दूसरा शब्द क्या है, फल। फल का द्विवचन रूप क्या होता है, फलम फले, क्या होता है, फले, क्योंकि 2 हैं तो द्विवचन में लिखना है। तो कंद का इस फल में क्या हो जाएगी, द्विवचन में कंद फले। इस प्रकार से सामासिक पद बनाना है। अब यहाँ पे देखिए सामासिक पद दिया हुआ आ गया, कंद मूल फलानी। ठीक है, 3 है कंद मूल और फलानी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 है कंद मूल और फलानी। तो अब इसका समास विग्रह करते इसको क्या करना है, तीनों में च जोड़ देना है। च किस में, प्रथमा विभक्ति का जो आता है कंदम, फलम फले फलानी, तो कंदम च, मूलम च, फलम च। अंतिम में समास विग्रह करें तो हमें क्या करना है, अंतिम में मूल शब्द लिखना है। यहाँ पे बहुवचन नहीं होगा, सभी में प्रथमा विभक्ति ही लगेगी, क्योंकि तीनों को अलग अलग लिख दिया और तीनों अलग अलग अपने स्थान पर एक वचन ही होते हैं। इस प्रकार से समास विग्रह करना है। इतने तरह के 2 उदाहरण और देख लेना, समझने की कोशिश करना। मैं ज़्यादा उदाहरण नहीं बताता हूँ, आपको किताबों से उदाहरण देख के समझने की कोशिश करनी है। हरी च, हरे च, तो यहाँ पे 2 आ गया, हरी और हरे, दोनों क्या है, पुल्लिंग है। यहाँ पे इकारांत है और यहाँ पे अकारांत है,
तो हमें बात ये है कि अंत में जो दिया हुआ हो, चाहे इकारांत हो चाहे अकारांत हो, उसी में वो बहुवचन द्विवचन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे 2 है तो द्विवचन का प्रयोग करना है। अकारांत है तो मतलब प्राण की तरह शब्द रूप चलेंगे, तो हमें क्या करना है, हरि का हरि उतारा, और इस हरे में क्या करना है, द्विवचन रामय रामौ तो हरौ, इस प्रकार से प्रयोग करना है और ये समासिक पद बन जाएगा। यहाँ पे देखिए धर्मय च, अर्थय च, कर्मय च, मोक्षय च, 4 आगे तो भी आए, 4 आए चाहे 5 आए, 2 से ज़्यादा कितने आए तो हमें क्या करना है, बहुवचन का प्रयोग करना है, वो भी किसमें, अंतिम में। ठीक है, तो इसको साथ लिखा, क्या करना है, धर्म का धर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब ए नहीं लिखना, आपको क्या करना है, यहाँ पे इस ए को क्या करना है, यहाँ पे जोड़ देना है, यहाँ पे हो जाएगा धर्मा, ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है, धर्मा, और यहाँ पे लिखा हमने ये आगे वाला अर्थ, धर्म और अर्थ धर्मार्थ। अब यहाँ पे लिखा कर्म, आगे स्वर है नहीं तो कर्म का कर्म, और मोक्षा, क्या लिखा, मोक्षा। तो यहाँ पे इस प्रकार से शब्दों को जोड़ना है और अंतिम में बहुवचन का प्रयोग करना है। तो अगला हम देखते हैं समाहार द्वंद्व समास। दूसरा उपभेद कौन सा है, इतरेतर के बाद समाहार द्वंद्व समास। समाहार का मतलब क्या होता है, एक समूह है, एक दल, एक झुंड। ठीक है, जहाँ पर जो भी शब्द हो एक झुंड का निर्माण करते हो, एक समूह का निर्माण करते हो, एक सामासिक पद, वहाँ होता है समाहार द्वंद्व। अब कैसे, किस प्रकार से उदाहरण पूछते हैं वो देखना। पहली बात तो इसमें जो भी शब्द आएंगे वो आपको नपुंसकलिंग में मिलेंगे, सामासिक पद हमेशा नपुंसकलिंग में मिलेंगे। और दोस्तों इसका समास विग्रह करते समय जो जो हम शब्द लिख रहे हैं उसमें उसी का आधार जितने हो, मतलब समूह का हो तो हमें बहुवचन का प्रयोग करना है, 2 हो तो हमें द्विवचन का प्रयोग करना है। अब किस प्रकार से देखिए समझिए, जैसे आ गया मार्दंगिका वेणविका। ठीक है, मृदंग और वीणा, मतलब एक समूह का निर्माण करें कि जो बजाने वाले जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनका एक समूह बना रहे हैं, मृदंगिका वेणुविका च, मतलब इत्यादि। ठीक है, इस प्रकार से समूह बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, इसका समास विग्रह करें तो हमें भी क्या करना है, इसमें बहुवचन का प्रयोग करना है। क्या करना है, यहाँ पे नपुंसकलिंग में होगा, यहाँ पे क्या होगा, नपुंसकलिंग में, और उसका अलग अलग लिखें तो हमें इस प्रकार से करना है समास विग्रह। जैसे मार्दंगिका वेणविका च, मार्दंगिका च और वेणविका च। अब देखिए एक बार वो समझने की कोशिश करना, समझ में आ गया होगा कि समूह का निर्माण करते हैं दंतोष्टम, दांत और ओष्ठ। दांत कितने होते हैं, 32, 20, 24 जो जितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक समूह का निर्माण कर रहे हैं। वो दांत और ओष्ठ मिलकर क्या है, एक शारीरिक जो अंग है उनका निर्माण कर रहे हैं, कि शारीरिक अंगों के बारे में बताया जा रहा है, एक समूह का निर्माण हो रहा है, समाहार का निर्माण हो रहा है। एक की बात नहीं, अनेक की बात की जाती है, जहाँ पर वहाँ होता है समाहार द्वंद्व समास। वहाँ जो हमने पढ़ा था वो था राम च कृष्ण च, मतलब एक एक की बात करे थे, यहाँ पर एक एक नहीं होगा, मतलब ज़्यादा की बात करें एक साथ। अब देखिए दंत, मतलब एक नहीं है तो बहुवचन का प्रयोग करना है, 2 भी नहीं है, दांत ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसमें करना है बहुवचन, दंतः च। अब ओष्ठ आ गया। ठीक है, तो ओष्ठ कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो इसमें बहुवचन का प्रयोग नहीं करिएगा, करना है हमें द्विवचन का प्रयोग करना है, ओष्टौ रामौ ओष्टौ, इस प्रकार से द्विवचन का प्रयोग करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रथिका स्वारोहम, समूह का निर्माण किस प्रकार कर रहे हैं वो ध्यान दे लेना, समझने की कोशिश कर लेना। रथिका एक सेना के अंग है, रथ पे सवार होकर जो सेना में जाते हैं, रथ पे सवार होकर, और अश्वारोहम जो घोड़े पे, केवल घोड़े पे सवार होकर रथ पे युद्ध में जाते हैं, उनकी बात। अब रथिका मतलब जितने भी जो रथ पर चढ़े हुए हैं उन सभी की बात कर रहे हैं। अश्वारोहम जितने भी घोड़े पर चढ़े हुए हैं वो एक समूह का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार से वहाँ होता है समाहार द्वंद्व। ये हो गए सेना के अंग, ठीक है, ये हो गए शरीर के अंग, ये हो गए वादक यंत्र, ठीक है, और यूकालिक्सम हो गई सूक्ष्म जीव। कौन से हो गए, सूक्ष्म जीव। और ये हो गई विरोधी शब्द, जो विरोधी जीव होते हैं उनके बारे में वो समझेंगे आराम से। रथिका अश्वारोहम, तो इसका समास विग्रह करते समय क्या करना है, अब रथिका मतलब बहुत सारे हैं, रथ पर जाने वाले कितने हैं, बहुत सारे हैं, तो इसमें बहुवचन का प्रयोग करना है, रथिका। यहाँ पे देखिए हमेशा क्या होगा, नपुंसकलिंग में ही मिलेगा, ठीक है, रथिका च, और आगे क्या है अश्वारोहम, तो हमें कर देना है अश्वारोहा, अश्वारोहा च। इस प्रकार से हमें समास विग्रह बनाना है। अब आगे देखिए यूकालिक्सम। अब यूकालिक्सम क्या होता है, नाम सुना है कभी आपने, जू का नाम सुना है, सर में जो पड़ते हैं, जू
लीक आदि नाम सुना होगा, वही होता है यूकालिक्सम। सूक्ष्म जीव होते हैं, यूका का मतलब जू होती है और लिक्सा का मतलब जो लीक होती है, जो जिसे हम मारवाड़ी भाषा में कहते हैं यूकालिक्सम का। अब समास विग्रह करते समय किस प्रकार से हमें समास विग्रह करना है। यू का मतलब जू, अब कितनी भी हो सकती है, बहुवचन का एक समूह का निर्माण करें, सर में जू पड़ गई तो यहाँ पर सर में कितनी भी जू हो सकती है, समूह का निर्माण कर रही है, एक झुंड का निर्माण कर रही है, तो हमें इसका बहुवचन भी लिखना है यूकाहा च, और लिक्सम का लिक्साहा, इसका भी बहुवचन लिख भी बहुसारी तो लिखा लिक्सा च। ठीक है। अहीन कुलम, अहीन और कुलम क्या होता है। अही का मतलब सांप और नकुलम का मतलब नेवला। सांप और नेवला दोनों विरोधी हैं, विपरीत हैं, मतलब दोनों, इनके दोनों में आपस में बनती नहीं है। अब अही नकुलम जो मतलब सभी सांप आ गए और नकुलम में सभी नेवले आ गए, तो एक समूह का निर्माण कर रहा है, एक नहीं है अनेक हैं। तो हमें क्या करना है, अही का मतलब बहुवचन क्या होता है, अहय च, और नकुलम का हो जाएगा नकुला च। इस प्रकार से समास विग्रह करना है। हमें बहुवचन और द्विवचन का ध्यान रखना है। यहाँ पे पोस्ट दो है तो द्विवचन किया, बहुत अनेक है तो बहुवचन का प्रयोग कर दिया। इस प्रकार से समास विग्रह करें। जहाँ पर समाहार का निर्माण करते हैं वहाँ पर समाहार द्वंद्व समास से होता है। अब अगला हम देखते हैं एक शेष द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का अंतिम उपभेद, तीसरा उपभेद एक शेष द्वंद्व समास। अब दोस्तों एक शेष, इसका आप अर्थ लगा सकते हैं, जहाँ पर एक शेष रहता है वहाँ पर होता है एक शेष। अब कैसे एक शेष रहता है वो देखिए। जहाँ पर दोस्तों समास विग्रह करते समय हमें अलग अलग शब्द दिए होते हैं, एक ही शब्द के अलग अलग, या पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जहाँ पर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इसका पुल्लिंग क्या होगा, भाई का बहन, मयूर का मयूरी। जहाँ पर ऐसे शब्द आए और वहाँ पर जैसे दो जगह राम अजय राम राम, ठीक है, लता च लता च, ठीक है, चटके चटका च चटका च, इस प्रकार से मतलब समान शब्द आ जाए या कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाले शब्द आ जाए, जेंडर वाले शब्द आ जाए, वहाँ पर होता है एक शेष। और उन दोनों के स्थान पर दो या तीन अब आ जाए, राम च राम च राम च, तीन जगह भी आ सकते हैं। तो चाहे दो आए चाहे तीन आए चाहे चार आए, इन सभी के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर यदि एक शेष बचता है, समास विग्रह करते, समास विग्रह का सामासिक पद बनाते समय हमें एक शेष रखना है, वहाँ होता है एक शेष द्वंद्व समास। अब जैसे आगे दोनों समान शब्द आ गए, राम च राम च, ठीक है, राम च का क्या होगा। अब इस राम च कितने राम है, दो राम। राम कितनी बार है, एक बार और दो बार। तो इसमें द्विवचन का प्रयोग करना है, जितनी बार आई उसी के आधार पर वचन का प्रयोग करना है। यदि बहुवचन आए, दो से ज़्यादा आए तो बहुवचन। अब दो आ गए तो राम का बहुवचन द्विवचन क्या होगा, रामो। तो इस प्रकार से यदि तीन जगह आ जाता राम च और यहाँ पे एक बार हो जाए राम च, तो क्या होगा, रामा हो जाएगा। समास जो सामासिक पद है वो रामा हो जाएगा, तीन बार आए तो। यहाँ पे देखिए मयूरी च मयूरा च, ठीक है। तो दोस्तों इसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आ गया, इन दोनों के स्थान पर भी एक बचेगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग जेंडर वाले जितने भी शब्द हैं वहाँ पर एक शेष द्वंद्व समास होगा। अब इन दोनों के स्थान पर एक शब्द बचेगा और वो कौन सा बचेगा, पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है, इसी के आधार पर हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों मयूरी च और मयूर च इस प्रकार आ जाइए, माता च पिता च आ जाइए, भाई और बहन आ जाइए। तो हमें क्या करना है, जो पुल्लिंग शब्द है उस पर विभक्ति का प्रयोग करना है अंत में, ठीक है। जैसे मयूरी च मयूर च, तो हमें क्या करना है, मयूरो, क्या करना है, मयूरो। इस प्रकार से केवल एक शेष रखना है, इन दोनों को नहीं लिखना, केवल एक लिख देना है, मतलब दोनों आ गए, मयूरो कौन, मयूर और मयूरी, ठीक है। लताऊ, अब लतू आ गया, इसका समास विग्रह पूछे तो क्या करना है, लतू आ गया तो हमें पता है दो लता है, लता कितनी है, दो। जिस प्रकार राम च आया था वहाँ उसी प्रकार आएगा लता च, मतलब द्विवचन का प्रयोग है तो दो होगा। और लताओं लते लताहा आ जाए, लताहा शब्द आ जाए यहाँ पर, तो हमें तीन बार लिखना है, लता च लता च लता च। यदि दो बार पूछे तो दो बार, द्विवचन का प्रयोग हो तो दो बार लिखना है, और बहुवचन का प्रयोग हो तो तीन बार लिखना है। अब यहाँ पे देखिए छात्र च छात्रा च, यहाँ पे ये पुल्लिंग है और यहाँ पे ये स्त्रीलिंग है, लेकिन हमेशा विभक्ति का चिन्ह जो प्रयोग है वो किस पर करना है, पुल्लिंग शब्द पे करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे करना है, पुल्लिंग शब्द ये है छात्र, तो छात्र में राम शब्द में द्वितीय कौन सी होती है, रामौ, तो यहाँ पे होगा छात्रौ। और यदि छात्रा, तो छात्रा क्या होता है, छात्रे, ठीक है, लता लते, छात्रे होता है, लेकिन हमें पुल्लिंग पे द्विवचन लिखना है, क्या लिखना है, छात्रौ। इस प्रकार से इसका समासिक पद बनाना है। भ्राता च स्वसा च, यहाँ पे देखिए भ्राता मतलब भाई, स्वसा मतलब बहन, ठीक है। तो इन दोनों के स्थान पर एक लिखना है, मतलब शेष हमें एक ही रखना है सामासिक पद में। अब सामासिक पद बनाते समय किस पर हमें विभक्ति का प्रयोग करना है, तो क्या करना है, हमेशा पुल्लिंग पर लिखना है, और इसका पुल्लिंग
यह है भ्राता, उसमें द्विवचन लिखना है क्योंकि भाई और बहन कितने हो गए 2, तो हो गया हमें भ्रातृ। इस प्रकार से समासिक पद को बनाना है। ठीक है। माता च पिता च, तो पिता पुल्लिंग है तो पिता पे लगाना है हमें विभक्ति का प्रयोग, तो इसका हो जाएगा पितरौ। इस प्रकार से एक शेष रखते हुए पुल्लिंग को प्रधानता देनी है, और यदि समान शब्द आ जाए तो इसमें जितने आए, यदि 2 आए तो द्विवचन और बहुत सारे आए तो बहुवचन का प्रयोग करना है। इस प्रकार से हमारे तीनों शब्द हो गए, तीनों रूप हो गए। कौन कौन से? इतरेतर, समाहार और एक शेष। एक बार वीडियो अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना दोस्तों। अगर सही से देखा है तो आप, मैं वादा करता हूँ, आप कभी भी एक शेष द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और इतरेतर इसमें मिक्स नहीं होगा, और आराम से आप सवाल भी हल कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी बुक में से वो टॉपिक तैयार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देखना और तीनों को एक बार लिख लीजिए कि यहाँ पर ये होता है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है। अब इनके अलग अलग उदाहरण पढ़िए कि यहाँ पर ये हुआ है तो ये हुआ है कि नहीं, इसका ये समासिक पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करना किताब में देख कर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर आप नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे मैं सभी वीडियो की सूचना आपके पास पहुँचती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।